हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग मेड सिंपल। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 5। तो आई होप आप लोगों को पिछली वाली वीडियोस अच्छी लगी हो। तो अभी आप इस वीडियो को देखने आ रहे हो तो मुझे उम्मीद है कि आप स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे होंगे, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में पहले हम लोगों ने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं उनको पहले सम अप करते हैं। सबसे पहले था कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, फिर आया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फिर हम लोगों ने पढ़ा उसके टर्म्स को, फिर हम लोगों ने जाना उसके लिमिटेशंस को, फिर उसके बाद जे.जे. थॉमसन एक्सपेरिमेंट्स इन एटॉमिक थ्योरी को हम लोगों ने देखा पास से, फिर जे.जे. थॉमसन के एक्सपेरिमेंट्स को भी हम लोगों ने पास से देखा और समझा। फिर नेक्स्ट था हम लोग का टॉपिक यहाँ पर प्लम पुडिंग मॉडल, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हम लोग ने मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को भी डिस्कस किया था, उसका प्रोसीजर भी था। डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने चीज़ों को भी समझा था। साथ ही साथ प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के अंदर हम लोगों ने रदरफोर्ड्स के एटॉमिक थ्योरी को भी समझा। साथ ही साथ हम लोगों ने कंक्लूजन भी उसका समझ लिया, उसके एटॉमिक मॉडल को देखा पास से, प्लानिटरी मॉडल के लिमिटेशंस को भी जाना और बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल उसके पोस्टुलेट्स, लिमिटेशंस, साथ ही साथ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी देखा। तो चलिए अब हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स को सम अप करते हैं और इस चैप्टर को इस पार्ट में ख़त्म करते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है एटम्स, एटॉमिक मास एंड नंबर। तो यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अगर आप लोगों को किसी भी कमेंट्स में, मेरे किसी भी वीडियो में कमेंट करना था, अपने को ने कमेंट किया भी होगा, तो मैं उन सारे कमेंट्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप लोग इन सारे कॉन्सेप्ट को रीड कर लीजिए और आपको अगर कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो रिसोर्सेज की तो मैं ये आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। तो पहले आप इन सबको रीड कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ, ये हम लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। ये एटॉमिक मास क्या होता है? तो एटॉमिक मास का हम लोग जानते हैं डेफिनेशन, मास ऑफ एन एटम ऑफ अ केमिकल एलिमेंट रिप्रेजेंटेड इन एटॉमिक मास यूनिट। यानी कि इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एन एलिमेंट। यानी कि केमिकल एलिमेंट है, उसके अंदर कितने हमारे टोटल एटम्स हैं और उसका वेट टोटल कितना आएगा। यानी कॉन्फ़िगरेट करके हम लोगों का जो एटम्स, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स, उसको गिनेंगे तो कितना टोटल मास आने वाला है। वही हम लोग एटॉमिक मास एंड नंबर में जानते हैं, एटॉमिक मास में जानते हैं। तो एटॉमिक मास को हम लोगों ने डिफाइन तो किया, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन केमिकल एलिमेंट रिप्रेजेंटेड इन एटॉमिक मास यूनिट। अब असल में जब आप एक एटॉमिक मास लेंगे, व्हेन यू वांट टू कंसीडर एन एटॉमिक मास, you would actually be estimatedly, you would get that the atomic mass of an element, यानी कि केमिकल एलिमेंट का एक एटॉमिक मास होता है, उससे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो उस पर्टिकुलर एटम में होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर एलिमेंट में टोटल जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको सम अप जब आप करिएगा तो आपको एटॉमिक मास ही मिलने वाला है। यानी कि मैं अगर आपको बताता हूँ एक जगह से, यानी कि अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट है, लाइक मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे कि ये है कॉन्फ़िगरेशन, आप कोई भी मान सकते हैं, आप वो आपके ऊपर है टोटली। तो अब यहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स में मेरे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो जो ये टोटल होंगे एलिमेंट्स में, ऐसे बहुत सारे कॉन्फ़िगरेटेड होंगे, बहुत सारे होंगे। तो ये जो टोटल होने वाले हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं, ये इसका टोटल जो सम अप होगा वेट का, इन लोग के वेट का सम अप पूरे एलिमेंट में, इसी को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होगा। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग जानने वाले हैं वो है एटॉमिक नंबर। व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? सो एटॉमिक नंबर को हम लोग डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस determines the place of an element in a periodic table is called atomic number। यानी कि एक एलिमेंट है, चलिए हम लोग फिर से अपने वाइट बोर्ड पे चलते हैं। एक एलिमेंट है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, यानी कि न्यूक्लियस तो आप जानते ही होंगे, न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। और वहाँ पे न्यूट्रॉन क्यों होता है वो आप लोग फर्दर जानेंगे। तो हम लोग पहले यहाँ पे अपना प्यारा सा न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं, उसके अराउंड ऑर्बिट्स डालते हैं। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ये सब मान लेते हैं प्रोटॉन्स है, तो ये कितने नंबर है, इनकी नंबर कितना होगा, यही हमारा डिटरमाइन होता है एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर यही डिटरमाइन करता है। अब आप लोगों के दिमाग जहन में एक सवाल ज़रूर होगा कि आप जो एटॉमिक नंबर देखते हैं, जिसके बेसिस पर हमारे एलिमेंट्स को डेजिग्नेट किया गया है, यानी कि उसी के बेसिस पर हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉन्फ़िगरेट किया गया है। जी हाँ, तो वह इसी के बेसिस पर है। यानी कि हाइड्रोजन के बस एक है,
यानी कि हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है तो वो फर्स्ट पर है, वैसे ही हीलियम के पास 2 है, हीलियम के पास तो वो सेकंड पर है, और वैसे ही सोडियम के पास 11 है Na, तो वो हमारा 11th पर है। तो देख पा रहे होंगे आप लोग कि सीक्वेंस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वही डिटरमाइन करता है कि उस यानी कि पर्टिकुलर जो हमारा एलिमेंट है उसका पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ होगा। आप लोग ने ये तो ज़रूरी देखा होगा, ऐसे कुछ ऐसे चीज़ें, और उसके ऊपर कुछ कुछ लिखे रहते थे। तो इसमें से जो चीज़ें लिखी रहती हैं उसमें से ऊपर वाले जो यहाँ चीज़ होती है ना, यहाँ ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ बहुत ही क्लियर होगी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे पढ़ते हैं जो कि है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? अब मास नंबर को हम लोग डिफाइन किया जाता है कि सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और यू कैन से टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इन अ पर्टिकुलर एटम इज कॉल्ड मास नंबर। यानी कि अब हम यहाँ पे न्यूट्रॉन की भी कहानी आ गई है। यानी कि अब मैं फिर से इस जगह को क्लियर करूँगा। यानी कि पिछली बार हम लोगों ने जाना टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से मतलब था, यानी कि कितने प्रोटॉन्स होंगे वो हमारे उससे मतलब था। लेकिन इस बारे में हमें प्रोटॉन से ही मतलब नहीं, इस बारे में हमें न्यूट्रॉन से भी मतलब है। तो फिर से हम लोग अपना यहाँ पे एटम ड्रॉ करते हैं। इस एटम में इस बार न्यूट्रॉन्स की भी कहानी आई है, तो मैं कलर चेंज करूँगा ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मैं इस चीज़ को बता सकूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये क्लास 10 तक जाता है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझने में इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो ये मान लेते हैं हमारे न्यूट्रॉन्स, ठीक है, अब न्यूट्रॉन्स हैं। तो अब नेक्स्ट मानते हैं ये हमारे हैं प्रोटॉन्स, ये हमारे हो गए प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स। तो जो इन दो का जो सम होने वाला है, इन लोग का जो सम, वो हमें दे देगा हमारा मास नंबर। इससे मास नंबर आ जाएगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी गोइंग है, तो ये आप लोगों को तुरंत समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज़ पे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स का कॉन्सेप्ट। देख पा रहे होंगे इसी के बेसिस पर हमारे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को गलत प्रूफ कर दिया गया था। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। आइसोटोप्स को हम लोग अब डिफाइन करते हैं 2 or more types of atoms that have, which means कि 2 or more types of atoms that have same atomic number and same position in periodic table, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं आइसोटोप्स। In other sense, isotopes are atoms with same number of protons but different number of neutrons। यानी कि हमारा कोई एक होने वाला है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, एक सेकेंड, जैसे कि हम लोग मानते हैं इसी वाले को अपने, तो इसमें मान लेते हैं ये एक हमारा एलिमेंट है और एक दूसरा ही एलिमेंट है सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ, तो उसमें भी 2 ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इन लोग का एटॉमिक मास सेम है, तो वो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एटॉमिक मास नंबर सेम है, तो उन लोग का पीरियोडिक टेबल में जो कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें फिट किया गया है वहाँ पे इनके पोजीशन भी सेम होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इनकी पोजीशन भी बिल्कुल सेम होने वाली है। पोजीशन सेम होगी तो इससे क्या मतलब हुआ कि अगर मान लेते कोई एलिमेंट x है और एक y है, तो ये दोनों सेम एटॉमिक नंबर शेयर करते हैं, यानी कि इनका पोजीशन पीरियोडिक टेबल में सेम होने वाला है। तो ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसे बहुत लोग जल्दी नहीं समझ पाते हैं। आई होप कि आप लोग इसे ईजिली समझ पा रहे होंगे। तो आइसोटोप्स तो हम लोग समझ गए, इससे एग्जाम्पल्स को भी ले लेते हैं। जैसे आइसोटोप के इंडिपेंडेंट एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं कि हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन का एक है तो वैसे ही हमारा प्रोटॉन्स एक है, न्यूट्रॉन उसमें एक है, और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन होता है इलेक्ट्रॉन 0, हाइड्रोजन में 2 हो जाते हैं फिर ये हमारे प्रोटॉन्स, तो फिर ऐसी कॉन्फ़िगरेशन बढ़ते जाता है। क्लोरीन का ले लेते हैं, क्लोरीन का भी सेम ही है 35.5, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। तो चलिए अब आइसोबार्स के कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अब आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स होते हैं वो चीज़, यानी कि आइसोबार्स आर different number of neutrons. Isobars have different number of neutrons, which means isobars differ in their chemical properties due to their fact that the arrangement of electrons in isobars is different। यानी जो आइसोबार में जो हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो डिफ़र करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स किस सीरीज़ में है वो डिफ्रेंशिएट होता है। आइसोबार्स को डिफाइन कैसे करते हैं? Isobar is the element which differs in chemical property but has same physical property. So we can say that isobars are those elements which have different atomic number but same mass number। तो यहाँ पर अब उल्टा हो रहा है। पिछले वाले में क्या था कि एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर, ये जो हम लोग का है ना एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो सेम थे, लेकिन इसमें वो डिफरेंट है और इसमें लेकिन मास नंबर सेम है। अब मास नंबर तो आप लोग जानते ही होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस
न्यूट्रॉन्स। ये आप लोग उम्मीद है आप लोग जानते ही होंगे, जैसा मैंने आप लोगों को पिछली बार पढ़ाया था, तो आप लोग ये तो समझ गए। तो अब मैं इसको आपको इंट्यूटिवली एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि हमारा एक यहाँ पर है न्यूक्लियस और उसके दौरान फिर से हमारा नॉर्मल कन्फिग्रेशन वाला एटम, फिर एक और ऐसा ही है, उसमें भी ऐसा ही कन्फिग्रेशन है, ठीक है। तो अब इसमें एक प्रोटॉन है लेकिन इसमें दो प्रोटॉन है, वहीं पर इसमें एक ही न्यूट्रॉन है। यानी कि मैं कलर चेंज करता हूँ, आप लोग बहुत ही इंट्यूटिवली समझिएगा, इस चीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो एक ही न्यूट्रॉन है लेकिन इसमें दो न्यूट्रॉन हैं। तो आप एक बात तो जानते ही होंगे कि ये पता चला है कि एस्टिमेटेडली प्रोटॉन्स वेट इज़ द इक्विवेलेंट टू न्यूट्रॉन्स वेट, यानी कि न्यूट्रॉन का जो वेट होता है वो प्रोटॉन के एस्टिमेटेडली इक्वल होता है। तो इस केस में क्या हुआ, वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है हमारे पास और दो न्यूट्रॉन हैं, दो न्यूट्रॉन। तो इससे इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू टू प्रोटॉन्स कन्फिगरेशन प्लस वन न्यूट्रॉन कन्फिगरेशन। तो इनडायरेक्टली these both quantities are equal and thus they are isobars। आई होप ये आप लोगों को बहुत ही क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोटोप्स एंड आइसोबार तो आप लोगों का बहुत क्लियर हो चुका होगा। द एग्जाम्पल ऑफ टू आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स इज आयरन एंड निकल। Both have same mass number which is 58, where the atomic number of iron is 26 and that of nickel is 28। तो एक आइसोबार का बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है कि आयरन और निकल का दोनों का मास नंबर यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 58, लेकिन दोनों का ही जो एटॉमिक नंबर वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है। तो ये एक आइसोटोबार का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और ऐसा ही एग्जाम्पल एक हाइड्रोजन का भी है, जो मैंने आपको पहले बताया था। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। तो इसमें इन दोनों तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो वन ही है, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है, यानी कि इनडायरेक्टली जो मास नंबर वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है, इज़ नॉट इक्वल, वेयर एज एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल, एटॉमिक नंबर इज़ इक्विवेलेंट। तो आप लोग, आई होप ये आप लोगों को ये बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे बढ़ते हैं। अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, ये बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है और इसे आप लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग पूरा टाइम लें अपना और तब इसको समझें। तो मैं आपको इसे सिंपल नोटेशन से समझाने का कोशिश करूँगा। तो ओके, तो स्टैंडर्ड नोटेशंस ये कहते हैं कि हमें ज़्यादा लेंथी चीज़ों को नहीं करना है, यानी कि आपका स्टैंडर्ड जो आप जानते होंगे KLMN, आपके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड KLMN है आपका, उससे आप लोग क्या सिंपली करते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 11 है हम लोग का, ओके 11 है। तो 11 को आप लोग कुछ, यानी कि 11 है तो ये क्या दिखा रहा है, हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, यानी कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक एटम में होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उस एटम में होता है। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, 11 हम लोग का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। सोडियम का अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस 11 को हम लोग को ऐसे सस्पेंड करना है कि सब शेल्स में इक्वल, यानी कि इक्वल एनर्जी लेवल्स आएँ और 11 इलेक्ट्रॉन्स फिल हों। तो इसको हम लोग को भरने के लिए हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर शेल डिटरमाइन किया है। जैसे कि जो हम लोग का ये फर्स्ट शेल है उसको K शेल कहते हैं। K शेल में 2 से ज़्यादा नहीं अट सकते हैं, L शेल में 8 से ज़्यादा नहीं अट सकते, M शेल में 8 से ज़्यादा नहीं अट सकते, 18 से ज़्यादा M शेल में नहीं आ सकता और N शेल में 32 से ज़्यादा नहीं आ सकते। लेकिन जब हम लोग कन्फिग्रेशन में इसको डालते हैं, असल में ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। कन्फिग्रेशन में 2 रूल के अकॉर्डिंग कि पहले शेल में K शेल में 2 जाएगा, दूसरे में L में 8 जाएगा, फिर M में A भी 8 जाएगा, फिर N फाइनल शेल में हमारा 2 ही जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग सोडियम में 11 है, तो 11 को इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 2 हमारा इसमें चला गया 2, तो फिर बचा 9 से 8 इसमें चला गया 8, फिर बचा 1 और 1 फाइनली इसमें आ गया। तो 1 जो होगा हम लोग का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और ये जो हमारा होने वाला है वो वैलेंस शेल होगा, यानी कि जो फाइनल हमारा N शेल है ये वैलेंस शेल होगा। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें ये पता चला कि सोडियम का वैलेंसी 1 होने वाला है, 1, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन में लास्ट में 1। तो आप लोग KLMN कन्फिग्रेशन आई होप बहुत ईजिली समझ गए होंगे। अब हम जानते हैं एजीम्यूथल कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ते हैं। एजीम्यूथल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, जैसे कि एक सबशेल लिया जाता है। अगर मैं सबशेल की बात करूं, ओके एक सेकेंड, मैं सबशेल की बात करूं तो एक एटम है, उसके अंदर शेल्स हैं, तो इनमें फर्दर सबसेल्स भी होते हैं,
फर्दर सबशेल्स भी होते हैं। अब ये आपको इंट्यूटिवली कोई बताने नहीं वाला, ये आप बहुत ईजिली यहाँ पे समझ सकते हो। लेकिन सबशेल्स होते हैं उसी अकॉर्डिंग, जैसे आप लोग याद होगा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि के शेल में 1, एल शेल में 1, 2 और एन शेल में 1, 2 और 3 इतने कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं। ओके, तो अब इसको इसी के बेसिस पर हम लोग इसको डिफाइन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। 11 हम लोग का नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स था, ठीक है, नंबर हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स का नंबर था हम लोग का 11। तो अब हम लोग 11 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं सब शेल्स में कि हमारा वैलेंसी निकल जाए। तो पहले शेल्स में होता, पहला शेल हमारा होता है एस शेल, यानी एस सबशेल। ये अकेला सबशेल है जो कि के शेल में पाया जाता है, ये और कोई भी सबशेल के शेल में नहीं पाया जाता है। ओके, तो अब ये हमारे एस शेल है। फिर आता है हम लोग का पी शेल, ये एस शेल, ये पी शेल। पी शेल फिर हमारा एल में इंट्रोड्यूस होता है। फिर डी शेल आता है, डी शेल हम लोग का एम में इंट्रोड्यूस होता है। और एफ शेल आता है जो कि बस अकेले एन में होता है। तो अब इसको हम लोग यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिकली कन्फिगरेट करते हैं। तो चलिए इसको पहले मैं पूरा इरेज करता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस आप लोगों के लाता रहूँ। तो चलिए अब इसको हम लोग पढ़ते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया इसमें, तो 1 चला गया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने 2 डाल दिया, फिर 2 चला गया। फिर इधर हम लोगों ने 2 डाल दिया, फिर इधर 3 डाल दिया, इधर चला गया। तो 1 + 2 + 2 + 3 + 3। तो इस तरह हमारा कहाँ फिल हो जा रहा है। तो 1 शेल भरा गया, 2 शेल भरा गया, 3 शेल, फिर तीसरा शेल तक 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8 एंड 8 + 3 = 11। तो यहाँ तक हम लोग का पूरा भर जा रहा है। और एक शेल एक में हम लोग का बच रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस शेल में हम लोग का 1 भर रहा है। पहले में हम लोग का पहला भरा गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, मैं इसे ज़्यादा कंसिडरेट नहीं करने वाला। तो 1 में 1 भरा गया, इसको हटाते हैं। फिर 2 में 2 भरा गया, इसमें भी 2 में 2 भरा गया, टोटल हो गया 5। फिर 3 में 3 भी भरा गया, 3 में 3 भरा गया, फिर 3 में 3 भरा गया। लेकिन इस वाले में एक ही पहुंच पाया, तो हम लोग का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या पहुंचा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसी को हम लोग कहते हैं वैलेंसी। इससे आप किसी का भी ईजिली निकाल सकते हो, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ठीक है, तो फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी कॉन्कर कर लिया है, KMN कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे ही हम लोग का स्लाइड शो ख़त्म होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा पार्ट ख़त्म हुआ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स फिज़िक्स के या फिर किसी और भी सब्जेक्ट के लेने के लिए आप लोग ट्विस्ट योर ब्रेन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने इसे पर्सनली मैं उसे भी फॉलो करता हूँ, आइडियाज़ लेता हूँ। और अगर आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं एक और बार बोलूँगा कि लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि आप मेरे इतने मेहनत को एक्नॉलेज करें। और अगर जो आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स करके भेजना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।